सही शेयर कैसे चुने। कई सारी उलझने होती हैं जब हम शेयर का चुनाव करते हैं। स्टॉक मार्केट में काफ़ी कुछ सोचते हैं, फिर गोल सेट करते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि हो नहीं रहा जो हमने सेट किया है गोल। तो आज यही सारी उलझनों को सुलझाने की कोशिश होगी। और जब टीचर्स डे का मौका है तो हमारे पास जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं, जो कि हमारे गुरु हैं। और मार्केट की अगर बात करें तो अनिल जी, गुरुकुल पाठशाला में इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, और जो आसान भाषा में आप समझाते हैं चीज़ें, उसके बाद मुझे लगता है किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें समझना है तो हम आप ही को देखते हैं। उसकी क्रेडिट आपको जाती है। आप सवाल ही ऐसे पूछते हैं आसान भाषा में कि जवाब अपने आप आसान निकलते हैं। लेकिन जब हम टीचर्स डे के इस मौके पर जो ये शो करने जा रहे हैं, एक चीज़ मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, स्वीकार करना चाहता हूँ, यही एक ऐसी जगह है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक सिलेक्शन, कौन सा शेयर खरीदें बेचें, कब करें, यही एक ऐसा काम है जिसमें आप कभी टीचर नहीं बन सकते। जिंदगी भर हमें इसका स्टूडेंट बनकर ही रहना है जी। हाँ, ये जरूरी है कि आपको जितना थोड़ा बहुत कुछ आता है वो आप दूसरों को बता दें, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं ज़िंदगी भर इस मार्केट का स्टूडेंट बनकर रहूँगा, क्योंकि मार्केट को मास्टर कर ले, सीख ले, गुरु बन जाए, सब कुछ समझ लें और ये कहे कि मैं समझ चुका हूँ, अब मैं आपको समझाऊंगा। मुझे नहीं लगता ये किसी में ताकत है, होगी तो होगी, मुझ में तो नहीं है। मैं इतना पक्के तौर पर कहना चाहता हूँ। तो जितना हम स्टूडेंट बनकर सीख सकें मार्केट से, उतना हमारे लिए अच्छा है। और सर, यही तो आपका बड़प्पन है, और इसी से हमें सबसे पहली सीख यही मिल रही है कि स्टूडेंट बने रहें, आप सीखना कभी ना छोड़े, क्योंकि जिस दिन आपको लगा आपको सब आ गया, फिर तो उस दिन सब खत्म। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास में कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे से बताए, सिखाए, समझाए। देखिए, सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान मिल जाता तो गुरुओं की जरूरत ही नहीं होती, राइट। और फिर तो स्कूल नहीं होते, कॉलेज नहीं होते, सिर्फ लाइब्रेरीज होती। लीजिए किताब, पढ़ लीजिए, डिग्री ले लीजिए। लेकिन जो अनुभव के साथ आपको ज्ञान मिलता है वो बड़े काम का, वो सीखने की कोशिश मैं हमेशा करता हूँ, और ये मार्गदर्शन हमें आपसे मिलता है, हम खुशकिस्मत हैं। तो फिर आज का जो टॉपिक है वही काफी लुक्रेटिव है, क्योंकि सही शेयर कैसे चुने, ये सवाल तो होता ही है। इसलिए हमने सोचा कि टीचर्स डे पे कुछ ऐसी चीज सिखाई समझाई जाए, आप बताई जाए कि जो आप हमेशा चाहते हैं कैसे करें। वैसे तो 20-25 मिनट में ये सब करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जो कुछ सीखा समझाए 25 साल में, 27 साल में, कोशिश करेंगे 27 मिनट में बांध सके। अनिल जी, जब भी आप किसी मैनेजमेंट से बात करते हैं तो मैनेजमेंट की खूबियां, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, सब कुछ शुरुआत से बताते हैं। मैनेजमेंट को समझना कितना जरूरी है? दो चीजें देखनी है मैनेजमेंट में, मजबूत मैनेजमेंट और भरोसेमंद प्रमोटर, ये दो अलग अलग शब्द हैं। मजबूत मैनेजमेंट, जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो कितने काबिल हैं, यानी कि कंपनी का एमडी, सीएफओ, सीईओ, राइट, जो एक्चुअल में डे टू डे कंपनी में चला रहे हैं। मैनेजमेंट और प्रमोटर सेम भी हो सकते हैं, कई बार अलग भी होते हैं, राइट। तो पहली चीज तो ये देखनी, भाई जो कंपनी चलाने वाला है वो आदमी कितना बढ़िया है, कितना अनुभव है और कितना टिकाऊ है। पता चला कि एक बैंक का एमडी है, कल को दूसरे बैंक से बढ़िया ऑफर आया, वहां चला गया। हाँ, ये तो पहली चीज मैनेजमेंट, जो डे टू डे कंपनी चला रहा है, जो परफॉर्मेंस देगा। प्रमोटर ने तो पैसे लगा के छोड़ दिया कंपनी में, सही बात है। जो चला रहा है वो कितना मजबूत है, पहली चीज। उसके साथ प्रमोटर जिसकी कंपनी है, क्योंकि देखिए दोनों का तालमेल होना जरूरी है। सिर्फ मैनेजमेंट अच्छा है, प्रमोटर अच्छा नहीं, तो काम करने नहीं देगा। वो मैनेजमेंट से वो करवाएगा जो करवाना चाहता है, और प्रमोटर अच्छा है लेकिन उसने अच्छे लोग नहीं रिक्रूट किए, तो कंपनी कैसे चलेगी? तो दोनों का संगम, अच्छा प्रमोटर, अच्छा मैनेजमेंट। और इसको भांपने के तरीके हैं। प्रमोटर अच्छा हो ये देखने के लिए आपको ये देखना है कि प्रमोटर्स बार बार अपनी शेयर होल्डिंग बदल तो नहीं रहे। बदलने से मेरा मतलब कम ज्यादा नहीं करना, अच्छा। बढ़ाते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कि भाई उनका कॉन्फिडेंस है, ओके। लेकिन वो बार बार शेयर होल्डिंग कम ज्यादा ना करें, बार बार रिस्ट्रक्चरिंग ना करें। मर्जर किया, डीमर्जर किया, रिस्ट्रक्चरिंग की, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब करने के बाद अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाना है बिना पैसे लगाए। एक बार मैनेजमेंट ये सब करते हैं, वो हिडन मोटिव। हाँ, वो कहेंगे तो ये कि हम वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं। अरे भाई, हमें सब समझ में आता है। आप इनडायरेक्टली बिना पैसा लगाए किसी सब्सिडी कंपनी को इसमें डाल दिया, इसको इधर से निकाल दिया, ऐसा वैसा फॉर्मूला बनाया टैक्स के नाम पर, वो कि हम टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं, और पता चला अपनी इनडायरेक्टली शेयर होल्डिंग बढ़ा दी। तो ऐसे मैनेजमेंट से आपको थोड़ा सावधान रहना है। आसान काम नहीं है, क्योंकि किस कंपनी में कौन सा मैनेजमेंट अच्छा या खराब निकलेगा, मतलब जब तक कोई खराब नहीं निकले तब तक तो सब अच्छे ही लगते हैं जी। है ना। आप फेस वैल्यू पर लेंगे तो और बैलेंस शीट देख कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ अगर आंकड़ों में और चेहरा पढ़ के ही पता चल जाता तो बात ही क्या थी, फिर अनुभवी नाम की चीज का फायदा ही क्या। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको रखता हूँ, मैनेजमेंट की नियत। 100%। अच्छा। जिसको आप अच्छी अंग्रेजी भाषा में करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, करेक्ट है ना, कि भाई अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की नियत है कि नहीं, है ना। कभी कुछ बिजनेस बेचा, बड़ा पैसा आ रहा है,
बताएंगे नहीं कि क्या करेंगे। अरे भाई हमारे तो बोनस आने वाला होता है, उसके पहले प्लानिंग करके बैठ जाते हैं कि पैसा आएगा तो उसका क्या करेंगे। आप इतना बड़ा बिजनेस बेच रहे हो, हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, आपको पता नहीं क्या करेंगे। इंटरव्यू करते तो बोलते हैं अभी हम डिसाइड करेंगे। हाँ, यहाँ तो लोग है ना, बच्चा पैदा होने के पहले नाम रख लेते चार कि लड़का हुआ तो ये, लड़की भी तो ये। तो आपके इतनी बड़े बिजनेस बिक रहा है, इतना बड़ा पैसा आ रहा है, पता नहीं, ये सब बनाने की बातें समझ में आता है। हाँ, तो ऐसे मैनेजमेंट से सावधान रहना कि इसका मतलब देने की नीयत नहीं है इनकी, सारा पैसा जो आ रहा है मैं अपने पास रख लूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अच्छे मैनेजमेंट का शेयर आप ज्यादा दाम पे खरीद लेंगे तब भी पैसा बना लेंगे, लेकिन खराब मैनेजमेंट का शेयर कम दाम पे खरीदेंगे तब भी पैसा बनाना मुश्किल है। रिस्क में है। क्वालिटी जो लेना है, क्वालिटी लेना है, कचरा नहीं, अच्छी क्वालिटी का मैनेजमेंट यही खरीदना है बस। जो लेना है वो बिल्कुल क्वालिटी का, और मैनेजमेंट की नियत को बिल्कुल भापें। काटा जोड़ा बढ़ाया घटाया ये सब जो है रिस्क ज्यादा क्रिएट करता है। Absolutely. लेकिन अनिल जी, ये भी एक चीज है कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अब ये देखिए, ये जरूर समझ में आता है, लेकिन ये देखने में देखना क्या है? देने की नियत। आप हमेशा भगवान की पूजा क्यों करते हैं, मांगते क्योंकि आपको उम्मीद है, भरोसा है कि देगा, डायरेक्टली दे इनडायरेक्टली दे। सेम यही है हमारा, जिस कंपनी का शेयर आपने खरीदा उसका प्रमोटर आपका भगवान है। रोज प्रार्थना करो कुछ दो, कैसे देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली देने के तरीके हैं डिविडेंड, लगातार डिविडेंड दे रहे हो क्या, हर साल दे रहे हो क्या, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो क्या। डिविडेंड पॉलिसी क्लियर है कि जितना प्रॉफिट आएगा उसका 20%, 40%, 50% डिविडेंड में बांटेंगे जी, ये देने की नियत है। डिविडेंड बहुत दिया, पैसा मोटा कमा रहे हैं, क्या बोनस देने की नियत है, रेगुलरली देते हैं, रिजर्व इकट्ठे होकर बोनस देने की इच्छा रखते हैं, ये चीज है, ये देने की नियत। ये डायरेक्टली डिविडेंड आ रहा है, बोनस आ रहा है, आपको पता चलता है। इनडायरेक्टली क्या मिलता है, शेयर के भाव में उछाल, बढ़त। अगर अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी है, तो उसके शेयर का दाम धीमे धीमे बढ़ेगा कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। तो डायरेक्टली तो आपको ये मिल गया, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं डायरेक्टली प्रसाद मिल जाता है, और इनडायरेक्टली भगवान की कृपा होती तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वैसे ही है। तो आपको ये पता करने के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कंपनी का, आय कितना है, मुनाफा कितना है, डिविडेंड कितना देती है, कब कब देती है। मैं वही सोच रही थी कि टाइम फ्रेम क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड कितना देखना है, कितने समय तक, जितना लंबा देखे उतना कितना मिल जाए। अनिल सिंह भी कैसा है, आप अनिल सिंह को 1 महीने से जानते हैं तो उतने ही अंदाजा लगा पाएंगे। पहले दिन मेरा शो आज ही पहली बार देखा है तो उतने ही अंदाजा लगाएंगे, और अगर आप मुझे 15 साल से देख रहे हैं तो अलग अंदाजा लगाएंगे। और जो मेरे बचपन के साथ वाले हैं जिन्होंने स्कूल में मेरे साथ पढ़ाई की, वो मुझे अच्छे और अलग तरीके से ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो आप जितना पीछे जाकर कंपनी को देखेंगे उतना बढ़िया है। इन्वेस्टर वाला काम है ना, ट्रेडिंग थोड़ी, आपको भाव थोड़ी देखना है, इन्वेस्ट करना है। जब इन्वेस्ट करना है तो जितना ज्यादा कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जितना ज्यादा मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे उतना बढ़िया। जन्म कुंडली बना डालो उनकी, पूरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कुंडली चाहिए पूरी। मैनेजमेंट ने कब कब क्या किया, कंपनी ने कब कब क्या किया, कितने केस हुए, कितने केस नहीं हुए, क्लीन है कि नहीं, ये सारी चीजें आप जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं जो ले रहा हूँ शेयर सही ले रहा हूँ या नहीं, आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। Exactly. ठीक है, तो ट्रैक रिकॉर्ड की तो बात हुई, लेकिन साथ ही अब ये भी कहते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशंस बड़े मजबूत हैं या कंपनी के वैल्यूएशंस इतने अच्छे नहीं हैं, इसके क्या मायने हैं, इसे कैसे समझें? देखिए मानसी, इसमें क्या है, जो चीज अच्छी होती है वो सस्ती नहीं होती, और जो सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती। और हमें क्या चाहिए, अच्छा भी और सस्ता भी। बस पूरी शेयर बाजार की जिंदगी इसी कहानी पर है, कब मुझे अच्छा और सस्ता दोनों साथ में मिले। राइट, अगर अच्छा शेयर सस्ता मिल जाए तो फिर पैसा बनने से कौन रोक सकता है, फिर तो सिर्फ समय की बात है ना, कि इंतजार करना है 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 साल। राइट, तो आपको ये पता लगाना है कि भाई जो शेयर मुझे अच्छा लग रहा है वो सस्ता भी है क्या। आपने पहले 2 पैरामीटर देख लिए, मैनेजमेंट मजबूत है, ठीक है, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देने की नियत जी। अब आप देखिए सस्ता मिल रहा है कि नहीं। आप देखिए बहुत बढ़िया शेयर खरीदेंगे एकदम लाइफ टाइम हाई पर, तो पैसे बनाने की संभावनाएं कम हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी एंट्री थोड़ी गलत है या लेट है। हाँ, अगर यही अच्छा शेयर आपको सही वक्त पर एंट्री करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, एंट्री एग्जिट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। भले लोग कहें कि लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ता, हाँ नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में फर्क, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई स्टॉक 1% या 1.5% सालाना ज्यादा रिटर्न दे तो 10 साल, 20 साल, 25 साल में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये कहना है ना, मैं तभी कहूंगा, मन को मनाने वाली। हाँ, मतलब है ना, वो बोले पैसा कमा के क्या फायदा, ये वही लोग बोलते हैं जो पैसा कमा चुके हैं। जी, कमाने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं है। तो सिमिलरली उसी तरह से आपको एक चीज समझनी है कि जो शेयर खरीदना है उसके वैल्यूएशन अच्छे होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, पहली चीज। और दूसरा, अच्छे और सस्ते कैसे, पूरे बाजार के लिहाज से देखें कि मार्केट अगर 52 वीक हाई पे है और आप सोचो कि मुझे है ना HDFC बैंक 52 हफ्तों के लो पर मिले, तो ऐसा कैसे होगा भाई। तो बाजार को भी आपको साथ में देखना पड़ेगा, प्लस उस सेक्टर में बाकी शेयरों के वैल्यूएशन कैसे है। कोई XYZ छोटा मिड कैप प्राइवेट बैंक HDFC बैंक से ज्यादा वैल्यूएशन पे तो नहीं ट्रेड कर सकता जी, है ना। तो आपकी साइज, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और सेक्टर का हाल बाकी प्लेयर्स के वैल्यूएशन
ये सब चीजें भी देखकर आपको डिसाइड करना है कि मेरा शेयर सस्ता है महंगा। अच्छा, मतलब रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर चलेगा 100%। अच्छा, ठीक है, माना कि यहाँ पर एकदम तुरंत प्रभाव से ये नहीं समझ सकते कि कंपनी कितनी अच्छी है बुरी है, लेकिन कंपनी वाकई में अच्छी है, इसका भरोसा कैसे मिलेगा? मुश्किल सवाल है मानसी, लेकिन इसमें एक चीज है जिससे आप भरोसा तो नहीं लेकिन अंदाजा ले सकते हैं। देखिए, आमतौर पर है ना, सारे लोग सही है, सारे लोग गलत नहीं होते, करेक्ट। किसी एक कंपनी में कोई फंड ने खरीदारी नहीं की, कोई इंस्टीट्यूशंस या कोई एफआईज की खरीदारी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो किसी को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, बराबर है। और एक कंपनी ऐसी है जिसमें ना एफआईज की लिमिट हमेशा फुल रहती है, या फंड्स लगातार खरीदते हैं, या जिसमें 50-100 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स है, तो इसका मतलब उस कंपनी में कुछ तो अच्छा है। हाँ, जबकि लोग उसमें पैसे लगा रहे हैं, रिपोर्ट बन रही है। करेक्ट। तो आपको ये देखना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल जजमेंट है, वर्डिक्ट है। आपको ये देखना है कि क्या म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, इन लोगों ने, इन इन्वेस्टर्स ने जो बड़ी रिसर्च करने के बाद लगाते हैं, अंदाज से नहीं, मैनेजमेंट से मिलेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, एक्सेल शीट बनाएंगे, आगे का अनुमान बनाएंगे कि कंपनी 2, 4, 5, 10 साल में क्या कर सकती है, उसके बाद वो शेयर खरीदते हैं। उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, ओके, ये एक बड़ा इंडिकेटर है। मुझे, मेरे लिए तो है। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा, उसके बाद आप और अंदर घुसिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना, किस तरह के फंड्स ने लिया हुआ है। फंड में भी XYZ फंड होते हैं, जेड वाले ने लिया है, ए वाले ने लिया है, बेस्ट फंड ने लिया है, खराब वाले ने लिया है। जितना आप होमवर्क करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। आप दुनिया के टॉप 10 फंड्स हैं, वो हैं क्या, या हिंदुस्तान के बॉटम 10 वाले फंड्स हैं? तो किस तरह के फंड्स ने लिया है वो भी आपको देखना है, और अगर अच्छे फंड्स ने खरीदा है फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। लेकिन अनिल जी, इसमें वो A to B अप्रोच या B to A अप्रोच काम लग सकता है क्या? मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक खरीद लिया या स्टॉक पर रिसर्च कर रही हूँ, उसमें टॉप 10 फंड्स में ढूंढूं या टॉप 10 फंड्स के रिपोर्ट्स जाके देखूं कि वो कहां पर पैसे लगा। दोनों आइडिया ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं फिर ये कहूंगा कि ये इंडिकेशन है, ये एक इशारा मिल रहा है आपको, एक अंदाजा मिल रहा है कि फंड्स है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप जो टॉप 10 फंड्स ने लगाया उनके दम पर आप होता क्या है, मसलन अमेरिका के 3 टॉप फंड है, उनको अगर किसी एक स्टॉक में सालाना 10% रिटर्न आराम से मिले बिना नहीं के बराबर रिस्क के, वो खुश हैं। आप और मैं खुश हैं क्या? नहीं। हाँ। हमें तो 10% बहुत कम लगता है। उनके लिए पेंशन फंड्स हैं, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 0 है, 10% भी रिटर्न बन गया तो जापान में तो नेगेटिव है। तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते उनके लिए। हाँ, वो शेयर अच्छा है, ये आप इंडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन उस शेयर में अनाप शनाप पैसा बनेगा क्या, ये इंडिकेशन जरूरी नहीं कि फंड होल्डिंग से आए। क्योंकि उनके रिटर्न की उम्मीद कि कितना उनको कमाना है, मुझे कितना कमाना है, उसमें दिन रात का फर्क हो सकता है। मुझे तो साल में डबल करना है, समझो। उनके गोल हमारे, उनको साल में 10% चाहिए, बिल्कुल। तो फिर वो मिसमैच है ना। तो दोनों तरीके से देखना जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनिल जी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नॉर्मल जिंदगी में भी अच्छे नहीं लगते, जैसे कर्ज या गिरवी, कर्ज लेना या कोई चीज गिरवी रखना। ये जो कहते हैं ना, प्रमोटर ने कर्ज लिया है या गिरवी रखा है, ये क्या है और कितना खतरा है इसमें? देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि कंपनी में डेट इक्विटी रेशियो देखना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो में है क्या, कंपनी उतना ही कर्ज ले जितना वो आसानी से चुका सके। आपको कर्ज लेने पर 2 चीजें चुकानी होती है, पहला ब्याज, और दूसरा उसकी इंस्टॉलमेंट जब भी जैसे भी आए। कैसे चुकाएंगे? आपकी कंपनी की कमाई इतनी होनी चाहिए, कैश कमाई, कि आप आराम से अपने कैश फ्लो के सामने उसको मैच कर सके। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि आप कंपनी के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के कैश फ्लो देखिए। कंपनी में कैश इतना आ रहा है कि वो आराम से अपना कर्ज चुका पाए, या पता चला कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है जी, रोलिंग चक्री। तो इसलिए जितना कर्ज कम हो उतना बढ़िया, कैश रेशियो तो और भी बढ़िया है ना। अब दिक्कत क्या आती है कि जब समय बुरा है तो आपकी जो भारी भरकम कर्ज वाली कंपनियां हैं वो बैठ जाती हैं, मुश्किल होता है सर्विसिंग करना, और फिर उनके डिफॉल्ट होते हैं, डिले होते हैं। और अगर आपके पास कैश ज्यादा है, मतलब सारी IT कंपनियां, उनके बड़े कैपेक्स नहीं होता, बड़ा खर्चा नहीं करना होता उनको प्रोजेक्ट्स पे, उनके पास में कैश है, तो अचानक से पता चला, फर्ज करें कि आपके पास मोटा पैसा है और आपके पास वाले फ्लैट को, का जो ओनर है उसको फ्लैट बेच के जाना है जी, वो डिस्ट्रेस में बेचना चाहता है, उसको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपके पास है तो आप बोलेंगे मैं रातों रात पैसा देता हूं, लाओ मुझे 10-20 लाख रुपए कम में दे दो जी। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं है तो क्या करेंगे? तो कैश आपके पास अच्छा खासा है तो आप उसका इस्तेमाल बढ़िया करेंगे, कर्ज ज्यादा है तो दुखी रहेंगे। तो कैश ज्यादा हो, कर्ज कम हो, वैसी कंपनी लेनी है। इसके बाद एक और चीज कर्ज से रिलेटेड मैं यही बता दूं कि क्या प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं। प्रमोटर शेयर गिरवी क्यों रखते हैं? प्रमोटर इसलिए शेयर गिरवी रखते हैं कि या तो वो शेयरों के दम पर जो लोन लेकर आ रहे हैं, किसी NBFC के पास गए, फाइनेंस कंपनी के पास रखा कि मेरे पास देखिए 100 करोड़ के शेयर हैं, इनके बदले में आप मुझे थोड़ा पैसा दो। उसने 50-60 करोड़ जो भी दिया, वो 50-60 करोड़ लिया और उन्होंने कंपनी में लगाया और बिजनेस बढ़ाने के लिए, या वो पैसा लाकर वो कुछ और नया दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि अगर प्रमोटर की स्टेक गिरवी ज्यादा रखी हुई है तो कभी भी शेयर का दाम गिर गया, समझिए 30-40% शेयर का दाम गिर गया, वो फाइनेंस कंपनी तो आके बोलेगी भाई आप और शेयर दो,
या फिर हमारा लोन बुक चुकता करो जी। नहीं तो हम आपका शेयर मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट की गिरावट में शेयर मार्केट में जब बिकता है तो बायर होते भी नहीं। 100 रुपए के शेयर में 125 हो जाएगा तो बायर मिल जाएंगे, लेकिन 50 होगा तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा जी। उल्टा काम है यहाँ, ये मार्केट ही ऐसा है, गिरते बाजार में किसी को लेना नहीं, उल्टा सबको बेचना है। और फिर वो क्या है कि असर आता रहता है, एक के बाद एक बिकवाली का प्रेशर आता है। तो जितने ज्यादा गिरवी शेयर प्रमोटर के हैं उतनी रिस्क आपके ज्यादा है। ये वो कहते हैं कि टाइम बॉम्ब है, टिक 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 करता रहे, कब फटेगा पता नहीं, ना भी फटे। हाँ। लेकिन बुरा वक्त आ गया और ये फट गया तो फिर मुश्किल है। इसलिए गिरवी वाले शेयर जहां अगर ज्यादा हो तो ये खतरे की घंटी है, तो वो सतर्क रहना है। बिल्कुल हाँ। अच्छा, लेकिन आनंद जी साथ ही जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और किसी शेयर को हम चुनते हैं, नॉर्मली उसके जुड़े सेक्टर्स को समझना कितना जरूरी है, या सेक्टर रीडिंग या सेक्टर रिसर्च करना कितना जरूरी है? क्योंकि अगर वो सेक्टर अच्छा करेगा तो आपकी कंपनी अच्छा करेगी। तो आप वो सेक्टर देखिए कि सीजनल तो नहीं है, कंपटीशन कितना है। अगर किसी सेक्टर में आज मुझे बैंक खोलना है तो क्या मैं आसानी से खोल सकता हूँ या मुझे आरबीआई के पास जाना पड़ेगा? राइट। अगर मुझे कोई एक एफएमसीजी कंपनी खोलनी है तो मैं तुरंत खोल दूंगा। जहाँ एंट्री बैरियर्स नहीं है वहाँ कमाई कम है, जहाँ एंट्री बैरियर से तो वहाँ पर थोड़ा कमाई कम होगी। अच्छा, क्या आप कॉम्पीट किससे कर रहे हैं, क्या आप उस सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं, नहीं है? तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेक्टर के हिसाब से आपको देखने होते हैं। तो उस सेक्टर में आप जिस शेयर को खरीद रहे हैं, जिस कंपनी को खरीद रहे हैं, उसकी पोजिशनिंग कैसी है वो भी देखनी पड़ेगी। ओके, तो मतलब सेक्टर रिसर्च जरूरी है कहीं भी उतरने से या स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले। लेकिन साथ ही वो कहते हैं ना, सरकारी पॉलिसीज भी हैं, गवर्नमेंट रूल्स भी हैं, जिसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन देखिए एचपीपी, आईओसी, ये तेल कंपनियां, कभी इनको वैल्यूएशन नहीं मिलते थे क्योंकि सरकार की मर्जी आए तो दाम बढ़ा देंगी, मर्जी आए तो नहीं बढ़ाएंगी, तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये प्रॉफिट कितना करेंगी। हाँ। तो जहां सरकार की नीतियां बार बार बदलती रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड नीतियां उनकी कम ज्यादा होती रहे, कभी लगा दी ड्यूटी, कभी हटा दी, तो ये सब दिक्कतें हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। तो जिन सेक्टर्स को लेकर सरकार की नीतियां बार बार बदलती है वहां से दूर रहें। और इसी में अगला पॉइंट जो वो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा था वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका ग्लोबल कंपटीशन कितना है। कई बार क्या होता है कि कंपनियां सिर्फ इसलिए प्रॉफिटेबल है कि क्योंकि ड्यूटी लगी हुई है, कि कोई चाइना की कंपनी आकर हमारे यहाँ नहीं बेच सकते। कल को सरकार ने खोल दिया तो आपका बिजनेस चौपट, पता चला आपने करोड़ों रुपए लगाए, फैक्ट्री लगाई और अचानक से कंपटीशन बढ़ गया। तो आप ग्लोबली कितने कॉम्पिटिटिव हैं, लोकल हिंदुस्तान में आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कितने खतरे हैं। पता चला आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, पता चला सारा का सारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ हमारे बिजनेस खत्म हो गए तो वो 50 चीजें हैं। मतलब तो आपको ये ध्यान में ये रखना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसेस अगर हैं तो वहाँ कभी भी इन बिजनेसेस पर ब्रेक लगने का कितना खतरा है, ये चीज भी ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ये कंसर्न है। जैसे अगर आपको कच्चा माल खरीदना है, सारा चीन से आ रहा है, कभी भी दिक्कत हो सकती है। तो आपकी कंपनी कितनी बाहर दूसरों पे डिपेंडेंट है वो रिस्क हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसका क्या ये मतलब है कि आत्मनिर्भर बनना ज्यादा अच्छा है? हमेशा, वो तो प्रधानमंत्री जी खुद भी बनना ही चाहिए। बिल्कुल। तो फिर इन सभी मुद्दों को समझते हुए और जब हम ये सारी रिसर्च को समझ रहे हैं, किसी भी शेयर को कैसे चुने ये समझ रहे हैं, आपकी तरफ से गुरु ज्ञान क्या होगा फिर? गुरु ज्ञान तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो मैं सोचता हूँ जब मैं किसी शेयर को निवेश करने के पहले या रिकमेंड करने के पहले सोचता हूँ, तो 2-3 चीजें अगर आप समझ लें, सीख लें तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। तो पहली चीज तो कि क्या आप 5 साल 10 साल 15 साल बाद भी इस कंपनी को जिंदा देखेंगी? ओके। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा और मतलब उस समय तक ये कंपनी चलती रहेगी ना, पहला तो ये भरोसा होना चाहिए कि 5, 15, 20 साल में कंपनी बंद होने वाली नहीं जी। अगर उसमें भी इफ बट लग रहे क्वेश्चन मार्क तो लो ही मत। हाँ। दूसरा ये सोच के लो कि मैं खरीद रहा हूं, इसका फायदा मुझे नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आपको अगली जनरेशन के लेना है। आज जो आम हम खा रहे हैं ना हापुस, वो हमने थोड़ी पेड़ बोए थे। बहुत सही है, उदाहरण बहुत सही है। हाँ, वो तो पहले किसी हमारे पूर्वजों ने लगाया तब हमें मिल रहे हैं, हम लगाएंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन खाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए और सबसे बड़ा फॉर्मूला जो 2 चीजें मैं बोलता हूँ, पहली चीज तो कभी भी ये शेयर इसलिए मत खरीदो कि मुझे शेयर खरीदना और पैसा कमाना है, ये तरीका ही गलत है। आप ये सोचो कि मैं इस कंपनी में पार्टनर बनना चाहता हूं। फर्ज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जी, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस गलत है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का पार्टनर बन सकता हूं क्या, क्योंकि आप भी शेयर होल्डर, वो बड़े आप छोटे हैं, फर्क इतना ही है ना। जब आपकी थॉट प्रोसेस ये होगी क्या मैं इस बिजनेस में पार्टनरशिप करूं, तो आप अलग तरीके से देखेंगे शेयर को। हाँ, वो फीलिंग कि अब मेरा है, ओनरशिप है। एग्जैक्टली। और वहां पर मैं ये कहता हूं कि आप फर्ज करें, मतलब आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिल गया, ठीक है, मैं आपको एक विश देता हूं कि कितना पैसा चाहिए मान से, अगर आपके पास उतना पैसा हो जाए तो क्या आप एक बैंक जिसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं, क्या आप यही बैंक खोलेंगे? क्या आईसीआईसीआई बैंक जैसा बैंक आप खोलना चाहेंगे? करेक्ट। तो अगर आपको पैसा मिल जाए, टैलेंट मिल जाए, तो क्या आप यही वाला बिजनेस करना चाहेंगे, इसी कंपनी का करना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब आप अपने आप से लें, तब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी तो फिर भाव है, 1000 में लिया, 1200 में बेचा, ये तो सारे ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अंदर दिल से अगर आपको वाकई में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब आप अपने आप से पूछो, दिलो दिमाग का इस्तेमाल करना, तब आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तब आप जो फोकस तरीके से कॉन्फिडेंस से इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो वहां रिटर्न्स नहीं आएंगे, कमाई नहीं होगी, वेल्थ बनेगी जी।
रिटर्न और कमाई में फर्क है और वेल्थ में फर्क है। आपको वेल्थ बनानी है स्टॉक मार्केट में, अगर आप ये सीख गए तो आज का हमारा ये क्लासरूम सफल हो गया, सफल है। तो मतलब किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर में अगर मुझे भरोसा है तो फिर मुझे उसमें उतरना है, और रिसर्च गोज विदाउट सेइंग, रिसर्च करते ही रहना है, जितना ट्रैक रिकॉर्ड समझे उतना। तो अब शुक्रिया अदा तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही अनिल जी हैप्पी टीचर्स डे टू यू। आपको भी, और जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहें, सीखते रहें, अपने आप सीखें, दूसरों को देखकर सीखें, और जो कुछ आपको थोड़ा बहुत आता है वो दूसरों को बताने की कोशिश करें, दोस्तों की तरह, न कि गुरुओं की तरह। तो थोड़ा बहुत बताएं, सिखाएं, सीखें, यही जिंदगी है। शुक्रिया अनिल जी। तो